Hi friends, welcome back on our YouTube channel. In the current lecture of classical mechanics, we will discuss about closure and stability of circular orbit. तो एक्चुअल में जो हमारा प्लेनेट है वो अलग अलग पाथ में मूव कर सकता है. उसका पाथ सर्कुलर हो सकता है, इलिप्टिकल हो सकता है, हाइपरबोलिक हो सकता है एंड इसी टाइप से उसका पाथ पैराबोलिक भी हो सकता है. पर अगर हम हाइपरबोलिक पाथ या फिर पैराबोलिक पाथ ले तो अगर उसमें पार्टिकल हमारा मूव करेगा या सन के चारों तरफ प्लेनेट मूव करेगा तो वो कभी भी वापस उस ऑर्बिट में नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर उसने पैराबोलिक पाथ फॉलो किया तो इस स्टेप से चला जाएगा और अगर हाइपरबोलिक पाथ में मूव करेगा तो हाइपरबोलिक पाथ में वो स्टेप से मूव करेगा. इसका मतलब वो कभी भी वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन पर नहीं आ सकता है, क्योंकि ये जो दोनों पाथ है वो हमारे क्लोज पाथ नहीं है, क्लोज ऑर्बिट नहीं है. तो डेफिनेटली पार्टिकल का जो मूवमेंट होगा या प्लेनेट का सन के चारों तरफ जो मूवमेंट होगा वो या तो सर्कुलर ऑर्बिट में होगा या फिर एलिप्टिकल ऑर्बिट में होगा. सो क्लोजर एंड स्टेबिलिटी ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स. So, closure and stability of circular orbits. तो सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट. सो अभी मैंने कहा है कि प्लेनेट या तो हमारा सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा या फिर उसका जो पाथ है वो एलिप्टिकल पाथ हो सकता है. सो स्टेबिलिटी ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट. एन ऑर्बिट्स इज अ शेड्यूल्ड पाथ of any object moving under a central force. So central force के अंडर में अगर पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका जो शेड्यूल्ड पाथ होगा या जिस पाथ में वो मूव करेगा वो पाथ हमारा ऑर्बिट कहलाता है. An orbit is called stable if a slight perturbation is given to the initial position. The orbit is perturbed only slightly. तो ऑर्बिट स्टेबल किस कंडीशन में होगा? ऑर्बिट स्टेबल हमारा है कब? अगर हम उसको स्लाइटली परटर्बेशन प्रोवाइड करते हैं उसकी इनिशियल पोजीशन में, तो ऑर्बिट में जो परटर्बेशन होगा वो बहुत कम होगा, तो उस केस में वो ऑर्बिट हमारा स्टेबल ऑर्बिट है. सो एन ऑर्बिट इज कॉल्ड स्टेबल इफ ए स्लाइट परटर्बेशन इज गिवन to the initial position. The orbit is perturbed only slightly. The perturbation is given to the radial coordinate keeping either the energy or the angular momentum unchanged. अब perturbation कैसे प्रोवाइड करोगे? perturbation हम रेडियल कोऑर्डिनेट को प्रोवाइड करेंगे और कंडीशन क्या है? या तो एनर्जी या फिर एंगुलर मोमेंटम हमारा चेंज नहीं होना चाहिए. नाउ क्लोजर एंड स्टेबिलिटी ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स. लेट अ प्लेनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेंट्रल फोर्स इन ए सर्कुलर और इलिप्टिकल ऑर्बिट. अब सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है, उस लेक्चर को आप वहां पर देख सकते हो. सो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये हमारा सन है. इस सन के चारों तरफ एक प्लेनेट या पार्टिकल हमारा रिवॉल्व करता है, किसमें? या तो एलिप्टिकल ऑर्बिट में या फिर ये हमारा सन इसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में प्लेनेट या सैटेलाइट मूव कर रहा है. सो लेट ए प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेंट्रल फोर्स in a circular or elliptical orbit. Let the average distance of planet from the sun be r0. ये हमारा सन हो गया. यहां पर हमारा प्लेनेट है और प्लेनेट से सन की जो एवरेज डिस्टेंस है उसको हमने r0 कंसिडर किया है. If L एंगुलर मोमेंटम
m mass of the planet and r radius of orbit, then so ऑर्बिट की रेडियस हमने r, प्लेनेट का मास m एंड एंगुलर मोमेंटम अगर हम l कंसिडर करें, देन द सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल एनर्जी फॉर द रेडियल मोशन, तो पार्टिकल के रेडियल मोशन के लिए जो सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, v सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू l स्क्वायर अपॉन ट्वाइस m r स्क्वायर. दिस l इज एक्चुअली द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल. If actual potential energy, that is V actual equal to VR, so actual potential energy हमने VR कंसिडर की है एंड सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल एनर्जी हमारी L स्क्वायर अपॉन ट्वाइस m r स्क्वायर है. नाउ द इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी फॉर रेडियल मोशन, सो रेडियल मोशन के लिए जो इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, V effective equal to V actual plus V centrifugal, एंड सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल एनर्जी हमने L स्क्वायर अपॉन ट्वाइस m r स्क्वायर निकाली थी. सो इस V सेंट्रीफ्यूगल की जगह हम L स्क्वायर अपॉन 2 m r स्क्वायर रख देते हैं, एंड V एक्चुअल जो है वो हमारा V r है, तो V एक्चुअल की जगह आप V r रखो, सो इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी फॉर रेडियल मोशन आ जाएगी V effective equal to VR plus L square upon twice m r square. Since the relation between potential energy and force is F equal to minus dV upon dr. So V हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, F फोर्स है, तो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन हमारे पास में ये है. इसका मतलब अगर हमको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालना है तो वो क्या आ जाएगा, माइनस डी बाई डी आर ऑफ वी सेंट्रीफ्यूगल, एंड वी सेंट्रीफ्यूगल हमारा एल स्क्वायर अपॉन 2 एम आर स्क्वायर है, तो यहां पर सब्स्टिट्यूट करो, सो एफ सेंट्रीफ्यूगल हो जाएगा माइनस डी बाई डी आर ऑफ एल स्क्वायर अपॉन 2 एम आर स्क्वायर. अब हम एल स्क्वायर अपॉन 2 एम आर स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशियल करते हैं, सो ये माइनस यहां पर हमने लिख दिया है, एल स्क्वायर अपॉन 2m कॉन्स्टेंट है, एंड 1 अपॉन आर स्क्वायर का डिफरेंशियल करोगे तो आ जाएगा माइनस 2 अपॉन आर क्यूब, जो मैंने यहां पर लिख दिया है. नाउ ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एफ सेंट्रीफ्यूगल आ जाएगा एल स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब. सो एफ सेंट्रीफ्यूगल इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब, एंड एफ एक्चुअल जिसको हम एफ आर लिख सकते हैं वो हमारा है माइनस डी वी आर अपॉन डी आर, एंड दिस वी आर इज एक्चुअली द एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी. सो एफ एक्चुअल और एफ आर इक्वल टू माइनस डी वी आर अपॉन डी आर. नाउ इफेक्टिव फोर्स एफ इफेक्टिव इक्वल टू एफ एक्चुअल प्लस एफ सेंट्रीफ्यूगल, एंड एफ सेंट्रीफ्यूगल हमने एल स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब निकाला था. सो इस एफ सेंट्रीफ्यूगल की जगह एल स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब हमने पुट किया तो हमको ये मिल गया, एंड एफ एक्चुअल हमारा एफ आर है तो इसको मैंने एफ आर लिख दिया है. सिंस एफ इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल आर या डी वी बाई डी आर, सो अगर एफ इफेक्टिव निकालना है तो हमको वी इफेक्टिव यूज करना होगा, तो इस एफ इफेक्टिव की जगह मैंने माइनस डेल वी इफेक्टिव अपॉन डेल आर पुट कर दिया है. सो माइनस डेल वी इफेक्टिव अपॉन डेल आर इक्वल टू एफ आर प्लस एल स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब. और अगर इस इक्वेशन को थ्रू आउट में नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूं तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा. सो डेल वी इफेक्टिव अपॉन डेल आर इक्वल टू माइनस एफ आर माइनस एल स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब. For the planet to be in a stable orbit, V effective should be minimum. So अगर प्लेनेट हमारा स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है या मूव कर रहा है तो उस केस में इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए
फर्स्ट डिफरेंशियल की वैल्यू 0 होती है। सो डेल वी इफेक्टिव अपॉन डेल आर एट आर इक्वल टू आर नॉट इक्वल टू 0। सो अगर स्टेबल ऑर्बिट में प्लेनेट रिवॉल्व करता है तो वी इफेक्टिव मिनिमम होगा, एंड वी इफेक्टिव मिनिमम है, इट मीन्स डेल वी इफेक्टिव अपॉन डेल आर इक्वल टू 0। नाउ एफ इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल आर, और एफ इफेक्टिव हमारा माइनस डेल वी इफेक्टिव अपॉन डेल आर है, और हमने कहा इसकी वैल्यू 0 है, इट मीन्स एफ इफेक्टिव की वैल्यू 0 होगी। सो एफ इफेक्टिव विल बी 0 एट आर इक्वल टू आर नॉट, एंड एफ इफेक्टिव हमारा ये है। अब हमने कहा है एफ इफेक्टिव एट आर नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स एफ एट आर नॉट प्लस एल स्क्वायर अपॉन एम आर नॉट क्यूब इक्वल टू 0। सो एफ आर नॉट प्लस एल स्क्वायर अपॉन एम आर नॉट क्यूब इक्वल टू 0। और अगर मैं इसको राइट में ट्रांसफर करूं, सो एफ एट आर नॉट इक्वल टू माइनस एल स्क्वायर अपॉन एम आर नॉट क्यूब। सो प्लेनेट के स्टेबल ऑर्बिट में होने के लिए एफ आर नॉट की वैल्यू हमारी माइनस एल स्क्वायर अपॉन एम आर नॉट क्यूब होगी। हियर एफ आर नॉट रिप्रेजेंट्स द सेंट्रल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द प्लेनेट एंड द सन। तो सन और प्लेनेट के बीच में जो सेंट्रल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो हमारा एफ आर नॉट है, और इसकी वैल्यू माइनस एल स्क्वायर अपॉन एम आर नॉट क्यूब होनी चाहिए अगर स्टेबल ऑर्बिट में हमारा प्लेनेट रिवॉल्व करना चाहता है तो। नाउ एफ आर नॉट इक्वल टू माइनस एल स्क्वायर अपॉन एम आर नॉट क्यूब है। हियर नेगेटिव साइन shows that the central or gravitational force should be attractive। तो इसमें ये जो नेगेटिव साइन है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस फोर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमने ये जो फोर्स निकाला है, इस फोर्स की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगी। नाउ एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू एम वी आर नॉट। सो अगर हम एल स्क्वायर अपॉन एम आर नॉट क्यूब निकालना चाहते हैं तो इस L की जगह में एम वी आर नॉट यहां पर रख देता हूं, तो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम आर नॉट क्यूब ऑलरेडी है। अब इस आर नॉट स्क्वायर से ये आर नॉट क्यूब कैंसिल करो तो यहां पर एक आर नॉट बचेगा, और इस m से ये m कैंसिल करो तो ये आ जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर नॉट। सो एल स्क्वायर अपॉन एम आर नॉट क्यूब इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर नॉट। सिंस टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी को अगर ऐड करोगे तो हमको टोटल एनर्जी मिलेगी, एंड पोटेंशियल एनर्जी एट आर नॉट इज वी आर नॉट, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, सो हाफ एम वी स्क्वायर, सो टोटल एनर्जी एट आर नॉट दैट इज ई आर नॉट इक्वल टू वी आर नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहां से अगर मैं एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो एक आर नॉट से आर नॉट कैंसिल होगा तो यहां पर बचेगा एम आर नॉट स्क्वायर। सो एम वी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन एम आर नॉट स्क्वायर। तो इस एम वी स्क्वायर की जगह मैं ये वैल्यू यहां पर रख देता हूं। सो टोटल एनर्जी एट आर नॉट आ जाएगा वी एट आर नॉट प्लस हाफ एल स्क्वायर अपॉन एम आर नॉट स्क्वायर। फॉर स्टेबल ऑर्बिट वी चेक दैट V effective R naught represents the minimum value। So ये मिनिमम कब होगा, अगर इसका सेकंड डिफरेंशियल हमारा पॉजिटिव हो या ग्रेटर देन 0 हो। So if V effective R naught is minimum, then del by del R of del V effective upon del R at R equal to R naught should be
ग्रेटर देन 0। तो स्टेबल ऑर्बिट के लिए आपको ये चेक करना है कि इसकी वैल्यू हमारी मिनिमम हो, और मिनिमम ये वैल्यू कब होगी, अगर इसका r के रेस्पेक्ट में सेकंड डिफरेंशियल पॉजिटिव हो या ग्रेटर देन 0 हो, तो ये कंडीशन होना कंपलसरी है। उसी केस में v इफेक्टिव r नॉट हमारा मिनिमम होगा या पार्टिकल हमारा स्टेबल ऑर्बिट में होगा। नाउ डेल v इफेक्टिव अपॉन डेल r की वैल्यू हमने ये निकाली थी। सो इसका डिफरेंशियल r के रेस्पेक्ट में अगर पॉजिटिव आता है तो ऑर्बिट हमारा स्टेबल होगा। सो डेल बाय डेल r ऑफ डेल v इफेक्टिव अपॉन डेल r, that is del 2 v effective upon del r2 at r equal to r naught is equal to minus del f upon del r at r equal to r naught plus 3l square upon m r raised to 4 at r equal to r naught is greater than 0। अब ये कैसे आया है, अगर मैं इसका r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करूं तो वो क्या आएगा, माइनस एल स्क्वायर अपॉन एम कॉन्स्टेंट 1 अपॉन आर क्यूब का डिफरेंशियल माइनस 3 अपॉन आर रेज़ टू 4, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा। सो 3l स्क्वायर अपॉन m r रेज़ टू 4, तो हमको ये मिला है। इट मींस माइनस डेल एफ बाई डेल आर एट आर इक्वल टू आर नॉट प्लस 3l स्क्वायर अपॉन m r रेज़ टू 4 एट r इक्वल टू r नॉट इज ग्रेटर देन 0। सो अगर मैं इस पूरे को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल आर एट आर इक्वल टू आर नॉट माइनस 3l स्क्वायर अपॉन m r रेज़ टू 4 एट r इक्वल टू आर नॉट इज लेस देन 0। तो जैसे हमने इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया मेरे को ये मिल गया। अब ये ग्रेटर देन लेस देन कैसे हो गया, हम जानते हैं कि 4 इज ग्रेटर देन 3 होता है। अब अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो -4 की जो वैल्यू होगी वो -3 से कम होगी। तो जैसे आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे, अगर यहां पर ग्रेटर है तो नीचे आपको लेस देन मिल जाएगा। से ग्रेटर देन हमारा लेस देन में चेंज हो गया है। अब इसको आप राइट में ट्रांसफर कर दो। सो डेल एफ अपॉन डेल आर एट आर इक्वल टू आर नॉट इज लेस देन 3l स्क्वायर अपॉन m r रेज़ टू 4 एट r इक्वल टू r नॉट। बट f एट r नॉट इक्वल टू माइनस एल स्क्वायर अपॉन m r नॉट क्यूब है। इसका मतलब f r इक्वल टू माइनस एल स्क्वायर अपॉन m r क्यूब, और यहां पर एल स्क्वायर अपॉन m r रेज़ टू 4 है, तो अगर मैं इसको r से डिवाइड करूं तो m r रेज़ टू 4 बन जाएगा। सो एल स्क्वायर अपॉन m r रेज़ टू 4 की जगह में माइनस f अपॉन r लिख सकता हूं। सो डेल f अपॉन डेल r एट r इक्वल टू r नॉट इज लेस देन माइनस 3f अपॉन r एट r इक्वल टू r नॉट। क्योंकि ये 3 यहां पर एज इट इज है तो मैंने इसको एज इट इज यहां पर लिख दिया है। अब क्या करते हैं, इस f को मैं यहां पर नीचे ले जाता हूं और इस dr को मैं यहां पर ले आता हूं। सो 1 अपॉन f df एट r इक्वल टू r नॉट इज लेस देन माइनस 3 बाई आर डी आर एट आर इक्वल टू आर नॉट। तो हमको ये इक्वेशन मिल गई। नाउ ये इक्वेशन अभी हमने निकाली थी। ऑन इंटीग्रेटिंग इट वी गेट, सो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, 1 अपॉन एफ का इंटीग्रेशन लॉग एफ, और बेस ई पर लॉग निकला है इसलिए मैं इसको ln लिख देता हूं। ln एफ का मतलब नेचुरल लॉग एफ या फिर लॉग एफ बेस ई। सो लॉग एफ इज लेस देन -3 log r। सो लॉग एफ एट r इक्वल टू r नॉट इज लेस देन -3 log r एट r इक्वल टू r नॉट। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो मल्टीप्लीकेशन में -3 है इसको पावर में ले जाते हैं। सो लॉग ऑफ r रेज़ टू -3 या फिर लॉग ऑफ 1 अपॉन r क्यूब। सो log f इज लेस देन log 1 अपॉन r नॉट क्यूब, क्योंकि r इक्वल टू r नॉट था तो इस r को मैंने r नॉट लिख दिया है। सो log f इज लेस देन log ऑफ 1 अपॉन r नॉट क्यूब। नाउ
दोनों तरफ लॉग को हटाने के लिए हम एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं, क्योंकि e रेज टू लॉग r की वैल्यू r होती है। तो जैसे आप दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लोगे, ये लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा। सो f इज लेस देन 1 अपॉन r नॉट क्यूब। नाउ if the central force between the planet and the sun is Fr is directly proportional to 1 upon r raised to power n plus 1। अब अगर सन एंड प्लेनेट के बीच में जो सेंट्रल फोर्स है, वो सेंट्रल फोर्स 1 अपॉन आर नॉट क्यूब नहीं होकर 1 अपॉन आर रेज टू n प्लस 1 के प्रोपोर्शनल हो, तो उस केस में अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाता हूं तो कांस्टेंट आ जाएगा। तो कांस्टेंट k लगा दिया है, और प्लेनेट एंड सन के बीच में जो फोर्स लगेगा वो हर केस में अट्रैक्टिव होगा, इसलिए यहां पर हमने नेगेटिव लगा दिया है। सो एफ आर इक्वल टू माइनस के अपॉन आर रेज टू n प्लस 1। फ्रॉम द कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी की कंडीशन अभी हमने निकाली थी, तो स्टेबिलिटी की कंडीशन के अकॉर्डिंग डेल एफ अपॉन डेल आर एट आर इक्वल टू आर नॉट शुड बी लेस देन माइनस 3f अपॉन आर एट आर इक्वल टू आर नॉट। और f की वैल्यू अगर मैं माइनस के अपॉन आर एस टू एन यहां पर और यहां पर रखूं, तो ये क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल आर ऑफ माइनस के अपॉन आर एस टू एन प्लस 1 एट आर इक्वल टू आर नॉट इज लेस देन माइनस 3 बाई आर माइनस के अपॉन आर एस टू एन प्लस 1 एट आर इक्वल टू आर नॉट। नाउ ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है। अब क्या करोगे, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, और आर एस टू एन प्लस 1 इंटू आर मिलकर आर एस टू एन प्लस 2 हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड में 3k अपॉन आर एस टू एन प्लस 2 एट आर इक्वल टू आर नॉट। अब यहां की बात करें तो माइनस के तो कांस्टेंट, डिफरेंशियल करना है मेरे को 1 अपॉन आर एस टू एन प्लस 1 का, और वो क्या हो जाएगा, इसको मैं पहले न्यूमरेटर में लेकर जाता हूं, तो आर एस टू माइनस एन प्लस 1 से इसका डिफरेंशियल आ जाएगा माइनस एन प्लस 1 आर एस टू माइनस एन प्लस 2, जिसको मैं माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो k इंटू एन प्लस 1 अपॉन आर एस टू एन प्लस 2 लिख देता हूं। तो ये मैंने यहां पर लिख दिया है। सो n प्लस 1 k अपॉन आर एस टू एन प्लस 2 एट आर इक्वल टू आर नॉट शुड बी लेस देन 3k अपॉन आर एस टू एन प्लस 2 एट आर इक्वल टू आर नॉट। अब हम r की जगह आर नॉट रखें, तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस 1 k अपॉन आर नॉट रेस टू n प्लस 2 इज लेस देन 3k अपॉन आर नॉट रेस टू n प्लस 2। अब k से k कैंसिल हो गया, r नॉट रेस टू n प्लस 2 से r नॉट रेस टू n प्लस 2 कैंसिल हो गया, सो n प्लस 1 इज लेस देन 3। सो n प्लस 1 इज लेस देन 3, एंड इस 1 को मैं इधर लेकर जाऊं, सो n इज लेस देन 3 माइनस 1, that is n is less than 2. So n is less than 2. So n की वैल्यू 2 से कम आनी चाहिए, और n हमारा इंटीजर नंबर है, इट मीन्स 2 से कम जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 1। तो इस केस में n की वैल्यू हमारी 1 होनी चाहिए। उसी केस में जो ऑर्बिट होगी वो हमारी स्टेबल होगी। So in this case n should be 1. Now फोर्स हमने लिया था एफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर एस टू एन प्लस 1, एंड n की वैल्यू हमारी 1 है, तो जैसे आप n की जगह 1 यहां पर रखोगे, एफ आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सो एफ आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, या एफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। एंड अगर v निकालना है तो f है हमारे पास में माइनस डी वी बाई डी आर, इट मीन्स v क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f डी आर। सो 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो हमको क्या मिल जाएगा, माइनस 1 बाई आर। तो ये बाहर वाला माइनस और इंटीग्रेशन से जो माइनस 1 बाई आर आया है वो मिलकर हमारा 1 अपॉन आर हो जाएगा। तो v हमारा 1 अपॉन आर के प्रोपोर्शनल होगा। तो f
is directly proportional to 1 upon r square and v is directly proportional to 1 upon r. Thus, the central force varies as 1 upon r square and it is attractive force. Also, this force will be equal to the centrifugal और सेंट्रीपिटल फोर्स. तो ये जो हमारा फोर्स है वो 1 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा और साथ में ये जो फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो. उसी केस में जिस ऑर्बिट में प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है वो हमारी स्टेबल ऑर्बिट होगी और स्टेबल ऑर्बिट जो होगी वो डेफिनेटली क्लोज ऑर्बिट होगी. और क्लोज ऑर्बिट मैंने कहा था केवल इलिप्टिकल ऑर्बिट है एंड सर्कुलर ऑर्बिट है. सो हियर वी एंड आवर सेशन. गुड बाय.